हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था स्कैटरिंग के बारे में। उसको रिड्यूस करने का एक मेथड था, दैट इज एंटी स्कैटरिंग ग्रिड। अब जो वही जो ग्रिड है, इस सेशन में हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। Grids are placed between the patient and the X-ray film to reduce the scatter radiation reaching the detector. जो ग्रिड्स हैं उसको हम प्लेस करते हैं, कहाँ पे रखते हैं, पेशेंट और एक्सरे फिल्म के बीच में, ताकि वो रिड्यूस कर सके जो स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है ड्यू टू कॉम्पटन इफेक्ट, ताकि वो डिटेक्टर तक पहुंच ना पाए, और इस वजह से जो इमेज का जो कंट्रास्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। दे आर मेड ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स ऑफ हाई अटेन्यूएटेड मटेरियल। अब इसमें हम पैरेलल स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, और वो हाई अटेन्यूएटेड मटेरियल की बनी हुई होती हैं, जैसे कि लेड हो गया। और इनका जो इंटरस्पेस होता है, मतलब कि दो लेड स्ट्रिप्स के बीच का जो स्पेस होता है, वो हम लो अटेन्यूएटेड मटेरियल से फिल करते हैं, जैसे कि कार्बन फाइबर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर ऑर्गेनिक स्पेसर हो गया। अब जो स्ट्रिप्स होती हैं वो हम लीनियर भी रख सकते हैं और क्रॉस्ड भी रख सकते हैं इनटू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। मतलब कि उनके जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होते हैं उनके आसपास हम लीनियर भी रख सकते हैं और क्रॉस करके भी हम उनको रख सकते हैं। अब जैसे जैसे जो पेशेंट है, अगर मान लो उसका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा थिक है, तो वहाँ पे जो स्कैटर रेडिएशन है वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उस वजह से हमें क्या करना चाहिए वहाँ पे, कि हमें वहाँ पे लार्जर फील्ड साइजेस के जो ग्रिड्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए इस सिनेरियो में। अब ये देखो, ये दी गई है हमें डायग्राम एंटी स्कैटर ग्रिड डिजाइन की। इसमें क्या दिखाया गया है कि ये देखो, ये पैरेलली अरेंज्ड है जो लेड स्ट्रिप्स हैं, और इनके बीच में स्पेस है जिसको हम फिल करते हैं लो अटेन्यूएटेड मटेरियल से, जैसे कि कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर ऑर्गेनिक स्पेसर हो गया। अब ये देखो, जो रेड लाइन है वो है हमारी प्राइमरी एक्सरेज जो कि हमें चाहिए है, और जो स्कैटर एक्सरेज है वो है ब्लू लाइन, उसको किया गया है। और जब देखो, जब ये तीनों जो लाइंस हैं जब वो पास कर रही हैं लेड स्ट्रिप से, तब वो एक में ही मर्ज हो जा रही हैं, दैट इज प्राइमरी एक्सरेज। ये देखो, ये दो और ग्रिड की डायग्राम दी गई हैं, जिसमें जो पहली डायग्राम है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है, और यहाँ से रेडिएशन निकल रही है और यहाँ पे ग्रिड पर फॉल कर रही है, और बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस वजह से एज सच ही वो जो प्राइमरी पेनिट्रेशन है वो एज सच ही निकल जा रही है। और जब हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया या फिर पेशेंट पेशेंट कोई लिटा दिया हमने यहाँ पे, तो वो बन गया हमारा स्कैटर सोर्स, तो उस वजह से वहां पर स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। तो अब यहाँ पे ग्रिड क्या हमारी हेल्प करेगी, जो स्कैटर रेडिएशन है उसको वो मर्ज कर देती है प्राइमरी रेडिएशन के साथ ही। जो सेकेंडरी रेडिएशन है जिसको हम स्कैटर रेडिएशन भी बोलते हैं, उसको वो प्राइमरी रेडिएशन के साथ ही मर्ज करके इमेज देती है, और वो इमेज काफी अच्छी आ जाती है। अब अगर जो दूसरे है उसकी बात करें, तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा ट्यूब लगाए हुए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कुछ स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो स्कैटर रेडिएशन को जो प्राइमरी रेडिएशन है उन्हीं के साथ मर्ज करके वहां पे फिल्म पर फोल्ड करवा रहा है। और उसके बाद जो इमेज आ रही है, ये दो इमेज आई है लेग की, तो उसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो विदाउट ग्रिड है वो कुछ इस तरह की इमेज आ रही है, और जो विद ग्रिड है वो कुछ इस तरह की इमेज आ रही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, तो जो ये वाली जो विदाउट ग्रिड है वो बहुत ही ज्यादा धुंधली इमेजेस है, पर जो ग्रिड के साथ है वो बहुत साफ इमेज है। ग्रिड की जो वर्किंग एबिलिटी है उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं ग्रिड रेशियो का। अब ये रेशियो होता है हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप, जिसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिप्स, जिसको हम इंटरस्पेस कहते हैं, और उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्रिड रेशियो होती है 8:1 की, वो हम यूज करते हैं 70 से 90 केबीपी टेक्निक के लिए, और जो 12:1 की है वो हम यूज करते हैं फॉर दी ग्रेटर देन 90 केबीपी टेक्निक। मतलब कि जो 90 केबीपी टेक्निक होती है उससे ज्यादा वाले के लिए हम यूज करते हैं 12:1। दी स्ट्रिप लाइन डेंसिटी, जो स्ट्रिप लाइन डेंसिटी होती है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी से। और उसकी जो स्मॉल डी होता है यहाँ पे, वो होती है थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। और 1 सेंटीमीटर में कितनी स्ट्रिप्स होती हैं, वो होती है 20 से 60
स्ट्रिप्स होती हैं 1 सेंटीमीटर में। अब ये देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखो स्कैटर रेडिएशन बता रहे हैं, ये देखो ये प्राइमरी रेडिएशन बता रहे हैं, और ये देखो ये ऑब्जेक्ट है कोई, और यहाँ पे हमने ग्रिड लगा दिया, और ये है ग्रिड के नीचे, बिल्कुल नीचे है डिटेक्टर। अब ये देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि ये देखो प्राइमरी है, ये अच्छे से जो ग्रिड है उसको हम खोल के यहाँ पे अच्छे से दिखा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो प्राइमरी है वो एज सच ही पास हो जा रही है। अब जो स्कैटर है वो देखो थोड़ी सी टेढ़ी है, तो वो उसी को भी सीधा ही कर देगा। और यहाँ पे देखो जो इन दोनों के, ये देखो ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरस्पेस भी जिसको हम बोलते हैं। अब जो ये देखो जो स्ट्रिप की जो लेंथ है उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट भी जिसको हम बोलते हैं, और जो ग्रिड रेशो आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल एच बाय कैपिटल डी। हिस्ट्री एंड एटिमोलॉजी ऑफ एंटी स्कैटर ग्रिड। जो एंटी स्कैटर ग्रिड थी उसको गस्टव बकी ने डेवलप किया था इन 1913 में, और ये एक जर्मन अमेरिकन रेडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पेटेंट किया था स्टेशनरी ग्रिड को। अब जो स्टेशनरी ग्रिड में कुछ लिमिटेशन रही होंगी तो उस वजह से उन्होंने मूविंग ग्रिड को भी लॉन्च किया था। अब इसके अलावा दो और रेडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, बक्की के अलावा दो और रेडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मूविंग ग्रिड का आइडिया लेके आए थे वो सामने। उनमें से जो पहले थे उनका नाम था यूजीन डब्ल्यू कैल्डवेल, और इनका जो लाइफ पीरियड रहा है वो 1870 टू 1918 तक रहा है। ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे और साथ में एक क्वालिफाइड इंजीनियर भी थे। हु रिसीव्ड ए पेटेंट फॉर एन ऑटोमेटिक टाइमिंग डिवाइस टू मूव द ग्रिड। जिन्होंने पेटेंट लिया था किस चीज का, एक ऑटोमेटिक टाइमिंग डिवाइस था जो कि ग्रिड को मूव करवाने में हेल्प करता था। और जो दूसरे थे उनका नाम था हॉलिस ई पॉटर, 1880 से 1964 तक ये रहे हैं। Who was the first to present the development at a scientific event, namely the winter meeting of the center section of the अमेरिकन रोंजन रेस सोसाइटी इन फरवरी 1950। अब इन्होंने क्या किया था 1915 में, इन्होंने जो ये आइडिया था मूविंग ग्रिड का वो उन्होंने सबके सामने, एक विंटर मीटिंग होती थी सेंटर सेक्शन ऑफ द अमेरिकन रोंजन रेस सोसाइटी में, उन्होंने वहां पे अपना ये जो मूविंग ग्रिड का आइडिया था वो रखा था। टाइप्स ऑफ ग्रिड, उनमें से जो एक है वो है वर्चुअल ग्रिड। वर्चुअल का क्या मतलब होता है कि वहां पे वो होके भी नहीं होगा, मतलब कि वो वहां पे उसका काम तो हो रहा होगा पर वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये भी लिखा है कि नो एक्चुअल ग्रिड इज यूज्ड, यहाँ पे हम कोई भी एक्चुअल ग्रिड या कोई भी स्ट्रिप, हम लेड स्ट्रिप वगैरह यूज नहीं करते हैं। और ये एक लेटेस्ट इनोवेशन है ताकि हम जो स्कैटर रेडिएशन है उसको हम रिड्यूस कर पाए। और ये डिजिटली हम ये काम करता है, और ये साथ में किस तरह काम करता है कि जो रेडियोग्राफ जो जो इमेज बन के आई है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और अपने हिसाब से हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। अब जो सेकंड है वो है फोकस ग्रिड। इसको हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिप्स हैं उसको हम स्लाइटली एंगल देते हैं ताकि सो दैट दे फोकस इन स्पेस, ताकि वो एक स्पेस में फोकस ला सके और साथ में जो फोकल डिस्टेंसेस तक वो पहुंच पाए। और जो थर्ड है वो है पैरेलल ग्रिड। ये हम यूज करते हैं फॉर दी शॉर्ट फील्ड्स या फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, या तो शॉर्ट फील्ड के लिए हम यूज करेंगे, या फिर जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं हम उसके लिए वहां पे यूज करते हैं पैरेलल ग्रिड को। और जो मूविंग ग्रिड है जिसको हम पोर्टर बक्की और या फिर रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड्स भी बोलते हैं, ये एलिमिनेट कर देता है, ये क्या रिमूव कर देगा, जो फाइन ग्रिड लाइन है उसको रिमूव कर देता है जो कि अपेयर हो सकती है इमेज पर जब हम फोकस करते हैं, या फिर जब हम फोकस या फिर पैरेलल ग्रिड को जब हम यूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो इमेज बन के आती है तो उस पे जो ग्रिड की जो लाइन है वो भी आनी शुरू हो जाती है। तो जो मूविंग ग्रिड है वो इस जो प्रॉब्लम है उसको वो रिड्यूस कर देता है, उसको वो नॉर्मली हटा ही देता है। कांट बी यूज्ड फॉर पोर्टेबल फील्ड फिल्म्स के लिए। पर इसमें एक क्या डिसएडवांटेज है कि जो मूविंग ग्रिड है उसको हम जो पोर्टेबल फिल्म्स होती हैं उसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लीनियर ग्रिड, जो लीनियर ग्रिड है उसमें जो हम लेड स्ट्रिप्स का यूज करते हैं उसको हम पैरेलली अरेंज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर। अब इसका जो मेजर एडवांटेज है वो क्या है, ये हमें अलाउ करता है कि हम एक्सरे ट्यूब को कुछ एंगल दे पाए ग्रिड की लेंथ के हिसाब से, और इस प्रोसेस में जो प्राइमरी रेडिएशन है उसका भी लॉस नहीं होता है क्योंकि जो ग्रिड कट ऑफ हो रहा है उस वजह से जो प्राइमरी रेडिएशन है उसका भी लॉस नहीं होगा।
अब जो लीनियर ग्रिड है उसकी ये देखो ये दो डायग्राम दी गई हैं। इनमें से जो पहली है उसमें देखो ये लेड स्ट्रिप्स दी गई हैं और उसके बीच में जो इंटरस्पेस है वो हमने कार्बन के साथ फिल किया है। अब ये देखो ये लीनियर ग्रिड की जो दूसरी डायग्राम है उसमें ये देखो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के आसपास जो लेड स्ट्रिप्स है वो हमने अरेंज की हुई हैं। क्रॉस्ड ग्रिड, जो क्रॉस्ड ग्रिड है उसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, जो लीनियर ग्रिड्स होती हैं उसको ही सुपर इम्पोज करवा देते हैं और इस तरह से सुपर इम्पोज करवाएंगे कि उनके बीच का जो फोकसिंग डिस्टेंस है वो सेम ही रहे। जैसे ये देखो ये क्रॉस्ड ग्रिड का डायग्राम दिया गया है तो इसमें ये देखो जो फोकसिंग डिस्टेंस है वो सभी में सेम ही है। अब जो ग्रिड रेशियो होती है इस क्रॉस ग्रिड की वो इक्वल होती है टू द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द दो लीनियर ग्रिड। हमें पता है कि जो ये ग्रिड है वो दो लीनियर ग्रिड की वजह से बनती है तो इनका जो ग्रिड रेशियो होगा वो इक्वल होगा उन्हीं दो ग्रिड रेशियो के सम के। अब कांट बी यूज्ड विद ऑब्लिक टेक्निक रिक्वायरिंग एंगुलेशन ऑफ द एक्स-रे ट्यूब। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो एक्स-रे ट्यूब को अगर हमने एंगुलेशन देना है या एंगल देना है तो उस टेक्निक में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो ये डायग्राम दी गई है इसमें ये देखो जो पहली डायग्राम है उसमें ये देखो कि ये पहली जो ग्रिड है ये पहली ग्रिड है और ये है दूसरी ग्रिड। अब इनको हमने इस वे में रखा है कि इनके बीच में जो फोकसिंग डिस्टेंस है वो सभी में सेम आ सके और ये देखो यहाँ पे भी जो दूसरी डायग्राम है उसमें भी इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फोकस्ड ग्रिड, अब जो फोकस्ड ग्रिड है उसमें हम क्या करते हैं, जो लेड स्ट्रिप्स होती हैं उसको हम स्लाइटली एंगल दे देते हैं। जैसे देखो ये एक डायग्राम दी गई है जिसमें जो हमने लेड स्ट्रिप्स है उसको देखो हमने एंगल दे रखे हैं ताकि जो वो फोकस कर सके स्पेस में। और ये लीनियर भी हो सकती हैं क्रॉस भी हो सकती हैं। अब जो लीनियर फोकस्ड ग्रिड होती है ये लाइन नहीं है ये लीनियर है, लीनियर फोकस्ड ग्रिड है। जब वो कन्वर्ज करती हैं एक लाइन पर स्पेस में तो तब हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंट लाइन। और जब हम क्रॉस्ड ग्रिड यूज करते हैं क्रॉस्ड फोकस ग्रिड या जब कन्वर्ज करते हैं किसी एक पॉइंट पर स्पेस में तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट पॉइंट। और अगर हम बात करें फोकल डिस्टेंस की तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ग्रिड और कन्वर्जेंट लाइन या फिर कन्वर्जेंट पॉइंट के बीच में। याद रखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ग्रिड या फिर कन्वर्जेंट लाइन और कन्वर्जेंट पॉइंट के बीच में। पैरेलल ग्रिड, इसमें जो लेड स्ट्रिप्स हैं उसको हम पैरेलली अरेंज करते हैं और जब हम इसको क्रॉस सेक्शनली देखते हैं तो वो बड़े अच्छे से पैरेलली अरेंज हुआ होता है। क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ये देखो ये ग्रिड दे रखी है तो जब हम इसको बीच में से इस तरह से काट देते हैं तब वो पैरेलली अरेंज हुए हमें मिलेंगे। अब इनका जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी पे होता है तो इस वजह से इनकी जो कन्वर्जेंट लाइन है वो नहीं होती है। कैन ओनली बी यूज्ड विद स्मॉल एक्स-रे फील्ड साइज। जब जो एक्स-रे फील्ड का जो साइज है जब वो स्मॉल लगा होगा तभी हम पैरेलल ग्रिड को हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम यूज कर सकते हैं जब जो लार्ज सोर्स होगा टू इमेज डिस्टेंस, कि जब सोर्स मतलब कि जो इमेज डिस्टेंस होगा उसके कंपैरेटिवली जो सोर्स होगा वो लार्ज होगा तब हम पैरेलल ग्रिड को यूज करते हैं। अब ये देखो इस तरह से ये डायग्राम भी दी गई है, ये देखो पैरेलली अरेंज किए गए हैं और यहाँ से जो रेडिएशन है वो इस पे फॉल कर रही है। ये देखो यहाँ पे ये है एक्स-रे ट्यूब दी गई है और इस तरह से ये फॉल कर रहे हैं। लाइन्स पर इंच, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स पर इंच ऑफ द ग्रिड, कि एक इंच के ग्रिड में कितनी नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है, वो डिफाइन करता है लाइन्स पर इंच को। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो थिकनेस होती है लेड स्ट्रिप्स की जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंटरस्पेस डिस्टेंस होता है दो स्ट्रिप्स के बीच में जिसको जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम उनका समेशन करते हैं और साथ में उसको डिवाइड कर देते हैं 1 से तब आ जाता है हमारा लाइन्स पर इंच। इवेल्युएशन ऑफ ग्रिड परफॉर्मेंस, ग्रिड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए उसको जानने के लिए हम तीन मेथड्स का यूज करते हैं। उनमें से जो पहला मेथड है वो है प्राइमरी ट्रांसमिशन जिसको हम कैपिटल टी स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो है बकी फैक्टर जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो थर्ड है वो है कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट मेथड जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन, जो पहला फैक्टर है वो है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये मेजरमेंट होती है ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्राइमरी रेडिएशन इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू अ ग्रिड टू द इंटेंसिटी आफ्टर रिमूवल ऑफ द ग्रिड।
तो ये देखो ये रेशियो है IP बाय IP प्राइम की, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये हमें दे देता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब इसमें IP क्या है, ये है प्राइमरी रेडिएशन इंटेंसिटी जो कि ट्रांसमिट हो रही है ग्रिड के थ्रू, और जो जब हम ग्रिड को रिमूव कर दे रहे हैं तब कितनी प्राइमरी रेडिएशन इंटेंसिटी है वो IP प्राइम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बक्की फैक्टर, अब बक्की फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होती है इंसिडेंट रेडिएशन टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन, और ये हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या बताता है कितना अमाउंट ऑफ हमें एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए जब हम ग्रिड को यूज करते हैं। कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर, पहली बात तो ये जो कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स का मतलब क्या है कि कितने फैक्टर्स से जो कंट्रास्ट में इम्प्रूवमेंट आई है ग्रिड को लगाने के बाद, वो हमें बताता है कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। ये रेशियो होती है कंट्रास्ट विद ग्रिड, जब हम ग्रिड को यूज कर रहे हैं तो उस तब कितना कंट्रास्ट है और किसके साथ हम कर रहे हैं, इसकी रेशियो किसके साथ लेंगे कि कितना कंट्रास्ट आएगा जब हम ग्रिड को यूज नहीं करेंगे। ये मेजर होता है ग्रिड एबिलिटी का टू इम्प्रूव कंट्रास्ट विच इज इट्स प्राइमरी फंक्शन, और ये हमें क्या बताता है, ये ग्रिड की एबिलिटी बताता है कि कितना वो कंट्रास्ट को इम्प्रूव कर पा रहा है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो केबीपी पर डिपेंड करेगा, फील्ड साइज पे डिपेंड करता है, और साथ में फैंटम थिकनेस पर ये डिपेंड करेगा। अब ये मोर क्लोजली रिलेटेड टू द लेड कंटेंट ऑफ द ग्रिड देन एनी अदर फैक्टर, जो कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर है वो लेड कंटेंट पर रिलेट करता है, मतलब कि जितना लेड कंटेंट अच्छा होगा उतना ही कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर भी अच्छा आएगा। अब ये किस वे में हम इसका जो ऐसा यूनिट है वो एक बार देख लेते हैं, वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रिड कट ऑफ एक सिचुएशन होती है जहाँ पर जो प्राइमरी रेडिएशन है उसका लॉस हो जाता है, मतलब कि वो अच्छे से इमेज नहीं बना पाती है क्योंकि जो लेड स्ट्रिप्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से वहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है वो भी वहाँ का बिगड़ा हुआ है प्राइमरी बीम और लेड फॉयल के बीच का। अब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरस्पेस का जो डिस्टेंस है वो लेड स्ट्रिप्स से बहुत ज़्यादा कम है, उस वजह से भी जो प्राइमरी बीम है वो उसमें फिट नहीं हो पा रही, उस वजह से वो उस जो लेड स्ट्रिप्स हैं वो उसको रोक ले रही हैं, और उस वजह से वहाँ पे जो डिटेक्टर है वो प्राइमरी बीम को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे इमेजेस नहीं फॉर्म हो रही हैं। अब जितना ज़्यादा रेशो होगी ग्रिड की उतना ज़्यादा ही वहाँ पे ग्रिड कट ऑफ होगा, और जो ग्रिड कट ऑफ है वो शॉर्ट ग्रिड फोकस डिस्टेंसेस के साथ भी बढ़ता है। कौन कौन सी सिचुएशन है जो ग्रिड कट ऑफ को प्रोड्यूस करती है, उनमें से जो पहला है वो है फोकस ग्रिड यूज्ड अपसाइड डाउन, दूसरा है वो है लेटरल डिसेंटरिंग जिसको हम ग्रिड एंगुलेशन भी बोलते हैं, थर्ड वन है फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग, जो फोर्थ है वो है कंबाइंड लेटरल एंड फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग। यूजेस ऑफ ग्रिड्स, ग्रिड्स को हम ज़्यादातर रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, और ये ग्रिड रेशो की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जैसे कि 4:1, 6:1, 8:1, 10:1 या फिर 12:1। तो ये सारे के सारे 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। ज़्यादातर हम इनको यूज़ करते हैं यहाँ की जो एनोटमी हो वो ग्रेटर हो 10 सेंटीमीटर से, और जैसे कि एब्डोमेन हो गया, स्कल हो गया, स्पाइन हो गया, एक्सेप्ट कौन सा स्पाइन हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, सर्वाइकल स्पाइन। अब कॉन्ट्रास्ट स्टडी में भी हम इसको यूज करते हैं जैसे कि IBU, RGU, MCU और साथ में बेरियम स्टडीज में, और इसमें हम सर्वाइकल स्पाइन को हम यूज कर लेते हैं। अभी इसको हम ब्रेस्ट या फिर मेमोग्राफी में भी हम इसको यूज करते हैं, और वहाँ पे हम कौन सी ग्रिड का यूज करते हैं वो है 4:1 ग्रिड रेशो का। करेक्टरिस्टिक्स, इनमें जो पहला फैक्टर है वो है बक्की फैक्टर। बक्की फैक्टर होता है रेशियो ऑफ रेडिएशन ऑन द ग्रिड की किसी ग्रिड पर कितनी रेडिएशन फॉल कर रही है, उसका जब हम रेशियो निकालते हैं जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन के साथ, तब वो आ जाता है हमारा बक्की फैक्टर। और ये क्या इंडिकेट करता है, जो बक्की फैक्टर हमें क्या बताता है कि जैसे अगर हम ग्रिड का यूज कर रहे हैं तो हमें जो पेशेंट डोज है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज में आती है 2 से 6 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। ये रेशियो होती है बिटवीन द कंट्रास्ट विद ए ग्रिड, जब हम ग्रिड को यूज कर रहे हैं उसके बीच में जब वो इमेज का क्या कंट्रास्ट आ रहा है, और जब हम ग्रिड को यूज नहीं कर रहे हैं तब क्या कंट्रास्ट आ रहा है, जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तब वो आ जाएगा कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो टिपिकली 2 ही रहती है।
इमेज कंट्रास्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, अगर हमने इमेज का जो कंट्रास्ट है उसको बढ़ाना है तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जब हम ग्रिड रेशो को इंक्रीज करते हैं। और जो ग्रिड रेशो है हम उसको इंक्रीज कैसे करते हैं, जब जो हाइट होती है लेड स्ट्रिप्स की या तो हम उसको इंक्रीज करते हैं, या फिर उनके बीच में जो इंटरस्पेस डिस्टेंस होता है दो स्ट्रिप्स के बीच में, जब हम उसको रिड्यूस करते हैं तब हमारा जो ग्रिड रेशो है उसका वो इंक्रीज हो जाएगा। पर जो ये चीज है वो लीड करती है टू इंक्रीज एक्सरे ट्यूब लोडिंग एंड रेडिएशन एक्सपोजर टू द पेशेंट। तो ये इसका भी डिसएडवांटेज क्या है कि जो एक्सरे ट्यूब लोडिंग है वो उसको इंक्रीज कर देता है, और साथ में जो पेशेंट को मिलने वाला रेडिएशन एक्सपोजर है वो उसको भी इंक्रीज कर देता है। आज का सेशन बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।